नमस्कार साथियों, एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो साथियों, हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में, उसके आगे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, उनके बारे में बात की थी। आगे मैंने कल बताया था राजस्थान की जो भौतिक स्वरूप है, राजस्थान के 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, उसकी क्या विशेषता है, जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी है, मृदा कैसी है, इन सब की बातें आज की क्लास में हम करेंगे। देखो, कल मैंने बताया था देखो साथियों, ये अपना राजस्थान क्या है, राजस्थान जो ऊपरी भाग है ये उत्तर भाग और ये है दक्षिण भाग। क्या है, दक्षिण भाग। और ये है पूर्व भाग और ये पश्चिम भाग। मैंने कल बताया था कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में, राजस्थान को 2 बराबर भागों में, अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो राजस्थान की उदयपुर सिरोही में प्रवेश करके और राजस्थान झुंझुनू आगे राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जाती है और पालनपुर जो गुजरात है वहां से इसका प्रारंभ होता है। तो ये हो गई अपनी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और जो ये क्षेत्र है इसको अपन कहते हैं उत्तरी पश्चिमी मैदानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र। ये नीचे वाला हो गया, या इसकी बात करें तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और ये हो गया दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ऊपर का जो उत्तर और पश्चिम का भाग है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, जो अरावली की इस तरफ लगभग पूरा मरुस्थल है। और जो अरावली जो पर्वतमाला है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो है अरावली पर्वतमाला। दूसरा है जो पूर्वी मैदान, जो मैदानी क्षेत्र है, जो चंबल और बनास नदी के जो मिट्टी के द्वारा बनाए या लाई गई मिट्टी के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र है उनको पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। और जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, इन जो जिलों के अंदर पठारी भाग है उसको कहा गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मैंने पहले की बात की थी कि जो उत्तर पश्चिमी और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ये 2 हैं तैतीस सागर के अवशेष। क्या है? तैतीस सागर के अवशेष। और अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश है गोंडवाना लैंड के अवशेष। अब गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर क्या है? मैंने प्रारंभ की क्लास में बताई थी कि प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में जो यह बात करें, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या इयोसीन या प्लीस्टोसीन जो काल था उस समय तक राजस्थान के 2 भागों में बटा हुआ था। पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कौन से एक समय में? प्राग ऐतिहासिक काल। यह बात करें इयोसीन या प्लीस्टोसीन, इयोसीन या प्लीस्टोसीन काल था, उस समय तक इस भूमि जो पेंजिया कहते थे पूरे को, ये 2 भागों में था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे भूगर्भिक हलचल हुई, उनके द्वारा जो तैतीस सागर का निर्माण हुआ इनके बीच में। तो इस तैतीस सागर के अवशेष उत्तरी पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है वो तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। अब क्यों माना जाता है कि जो समुद्री जैसलमेर जिले हैं, बाड़मेर जिले में है, उनमें एक तो मुख्य कारण है खारे पानी की जिले। क्या कारण है? खारे पानी की जिले, खारे पानी की जिले। दूसरी बात करें तो इसका कारण है जो
टर्शियरी काल है, टर्शियरी काल, इस समय में तैतीसागर हुआ करता था। जो इस काल में है उस समय वहां पे जो टर्शियरी काल है उस समय राजस्थान में तैतीसागर के हुआ करता था। और इसमें जो टर्शियरी काल है या टर्शियरी चट्टान की बात करें, इसमें क्या होता है कि प्रमुख रूप से या पर्याप्त रूप से खनिज और तेल और गैस, खनिज तेल और गैस ये पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। जो जैसलमेर है, जैसे तो कई प्रकार के जैसलमेर तेल के कुएं हैं या प्राकृतिक गैस है, सीएनजी है, एलपीजी है, इनके जो उत्खनन का कार्य है या इनके जो टर्शियरी काल की जो चट्टानें हैं उसके जो उनकी जो समुद्री जीवाश्म है, समुद्री जीवाश्म, इनके जो अवशेष है, इनके आधार पर जो टर्शियरी काल की जो चट्टानें मानी गई है उनके आधार पर जो खनिज गैस कहा जाता है कि जो टर्शियरी काल की जो चट्टानें हैं उनमें प्रमुख रूप से खनिज और गैस पाई जाती है। इसकी बात करें तो यह तैतीसागर का अवशेष है। कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश किसका अवशेष है? तैतीसागर का अवशेष माना जाता है। फिर इसकी बात करें अपन आगे, इसकी बात करें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र की। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र की बात करें, देखो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, ये अपना पूरा राजस्थान है, मैंने पहले क्लास में बताया राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। दोबारा बता रहा हूं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो उस 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का यह भाग रखता है 61 पॉइंट। या क्षेत्रफल की बात करें तो 61.11%। कितना है? 61.11%। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल है। या बात करें 2/3 भाग, 2/3 भाग। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2/3 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र है, या क्षेत्रफल 61.11%। फिर बात करें जनसंख्या की, किसकी? जनसंख्या की। तो 40%। पूरे राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसमें 40% जनसंख्या पाई जाती है। फिर बात करें इसकी मर्दा की, देखो जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है वो उसकी मर्दा है बालू। कौन सी मर्दा है? बालू मर्दा या बलुई मर्दा? बालू मर्दा या बलुई मर्दा। बलुई मर्दा के जो बलुआ पत्थर होता है और आग्नेय चट्टान के जो अपक्षय होता है लगातार निरंतर कटने से, तो बलुई मर्दाओं का निर्माण होता है। और इसकी जो जलवायु की बात करें तो शुष्क व अर्ध शुष्क। कैसी जलवायु है? शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है। वर्षा की बात करें तो 0 से 50 सेंटीमीटर mm, 0 से 50 mm वर्षा। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, इसकी लंबाई और चौड़ाई की लंबाई है इसकी, जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। कितनी है? 640 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर। कितनी है? 300 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई 600 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर। अगर उसकी बात करें, कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल क्षेत्र है इसका ढलान किस तरफ है? ढलान की बात यह है उत्तर और ये क्या है? पश्चिम।
तो उत्तर से पश्चिम की ओर है, मतलब ढलान इस दिशा में। कैसे? इस दिशा में। क्यों? कि जो लूनी नदी है, अजमेर के जो नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है, उसका जो पाली अजमेर पाली ऐसे इस हिसाब से बाड़मेर तक, बालोतरा बाड़मेर तक चली जाती है ऐसे। इसका ढलान तो किस दिशा में हुआ? उत्तर से या उत्तर पश्चिम की ओर। इसके बाद में आगे बात करें शीट में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र के बारे में आगे बात करें तो कितने जिलों में फैला हुआ है? तो यह है 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में। 12 जिले कौन से हैं? देखो आगे बात करते हैं। जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है वो 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में। 12 जिले कौन से हैं? जो उत्तर और पश्चिम की ओर है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में ये फैला हुआ है। जो 12 जिलों में प्रमुख रूप से उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, इसको 12 जिलों में माना गया है। अब देखो इसमें बात करते हैं अपन आगे। जो इसके वर्षा की बात की थी हमने 0 से 50 mm। वर्षा का कम होना के कारण क्या है? जैसे अपना राजस्थान है, अब इसमें क्या है? जो अरब सागर की बात है तो अरब सागर है इस तरफ और बंगाल की खाड़ी इस तरफ है। तो बंगाल की खाड़ी तो राजस्थान से बहुत दूर है, लगभग 2700 किलोमीटर है। तो वर्षा होते होते क्या होता है कि यहाँ तक अपनी वर्षा खत्म कर लेता है। तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां तक पहुंचते पहुंचते अपनी पूरी वर्षा कर लेता है। और जो अरब सागर है, अरब सागर 750 किलोमीटर के पास स्थित है। तो इसका कारण क्या है? देखो 750 किलोमीटर है तो पास में, लेकिन जो वर्षा के जो अरावली पर्वतमाला है, जो ये अरावली पर्वतमाला है, इसके जो समांतर हवा वर्षा कैसे होती है? जिससे कोई तापमान बढ़ता है, किसी स्थान पर तापमान बढ़ेगा तो वहां पे वायुदाब कम होगा। तो वायुदाब कम होगा तो जो समुद्र से वायुदाब बढ़ेगा तो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। तो वो क्या करती है? अपने साथ पानी लाती है और वर्षा करती है। तो हवाएं इस तरफ चलेगी। तो ये क्या होती है कि समांतर होने की वजह से सीधी आगे निकल जाती है और राजस्थान में वर्षा, जो राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती। आगे बात करें राजस्थान की। देखो कई बार क्यों राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी? अरावली। या कई बार वर्षा के हिसाब से बात करते हैं कि राजस्थान को 50 सेंटीमीटर, कौन सी वर्षा? 50 सेंटीमीटर समवर्षा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर बात करें 25 सेंटीमीटर वर्षा, 25 सेंटीमीटर वर्षा किसको? जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। जो 50 सेंटीमीटर है समवर्षा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। और जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा, यह है जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटती है। इसके आधार पर अपन इसका अध्ययन करेंगे। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा है राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है उसे 2 बराबर भागों में बांटती है। एक शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है। दूसरा है
अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र, इसकी वर्षा है 0 से 25 सेंटीमीटर और इसकी वर्षा है 25 से 50 सेंटीमीटर। जो वर्षा के जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा है वो राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है और अर्ध मरुस्थल क्षेत्र है। इसकी वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर है। जो आपका ये अरावली है इसको भी दो भागों में बांटती है, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और ये है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यह अरावली कह सकते हैं। इसकी बात करें देखो इसमें दो भागों में बांटा गया है, एक तो बालुका रहित क्षेत्र, दूसरा है बालुका स्तूप, जो रेत के टीले हैं, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र है या राजस्थान का जो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है या बालुका रहित कितना प्रतिशत है। तो जो बालुका स्तूप रहित है वो है 41.50%, कितना है 41.50% और ये है 58.50%, कितना है 58.50%, यह है 41.50%। जो बालुका रहित क्षेत्र है वो है 41.50 और जो बालुका जो युक्त है वो है 58.50% है। प्रतिशत कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि बालुका स्तूप है जो युक्त क्षेत्र कौन सा कितना प्रतिशत है या बालुका रहित क्षेत्र कितने प्रतिशत है, युक्त और रहित। आगे बात करते हैं, देखो जो बालुका स्तूप है इनके प्रकार या बालुका स्तूप कैसे बनते हैं, इनके आकार कैसे बन जाते हैं या कौन से प्रकार के बालुका स्तूप कौन सी जगह देखे जाते हैं या किस प्रकार के स्तूप कहाँ मिलते हैं या सभी प्रकार के स्तूप कहाँ मिलते हैं। जो रेत के टीले होते हैं उनको कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो पश्चिमी मैदान मरुस्थली जो क्षेत्र है उसमें पथरीला मरुस्थल होता है, पथरीला, उसे क्या कहा जाता है। जो पथरीला मरुस्थल होता है, पथरीला मरुस्थल उसे कहते हैं साथियों हम्मादा। क्या कहते हैं, हम्मादा। हम्मादा क्या होता है कि जो नीचे चट्टानें पाई जाती है, जो मरुस्थल है उसमें नीचे चट्टानें तो कंकरीला क्षेत्र या पथरीला क्षेत्र होता है ऐसे। अब ये पथरीला क्षेत्र होने की वजह से क्या जो पवने आती रहेगी या जाती रहेगी तो इनसे आके यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा ही हो जाती है ऐसे। तो इस जो क्षेत्र होता है पथरीला मरुस्थल होता है, मरुस्थल भी है और उसमें पत्थर भी है। जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे हम्मादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है या जैसलमेर में सर्वाधिक पथरीला जो मरुस्थल होता है उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, हम्मादा। अगर बात करते हो स्तूप की, बालुका स्तूप की, बालुका स्तूप की देखो साथियों, बालुका स्तूप है वो सर्वाधिक जैसलमेर में, कौन से में, जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में। और जो बालुका स्तूप बनते कैसे हैं, जो मर्दा शरण होता है ना, मर्दा शरण देखो साथियों मर्दा शरण होता क्या है कि मिट्टी के जो कण हैं वो अपने स्थान से हवा के साथ में उड़कर अपने स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। मतलब मिट्टी के जो कण हैं वो हवा के साथ उड़कर या रेंग कर या घसीट कर या जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो मर्दा शरण होता है। इन जो मर्दा शरण की वजह से जो बालुका स्तूप है उनका निर्माण होता है। जैसलमेर जो बाड़मेर क्षेत्र है वो कई बार देखा कि जो रेत जो
उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में जो हवा चलती है उसके द्वारा एक रात को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर मरुस्थल बन जाता है। तो वो मतलब मृदाक्षरण के कारण। मृदाक्षरण क्या होता है कि मिट्टी के कण है जो हवा के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जो इनका प्रकार है, इनके प्रकार की बात करें, प्रकार की बात करें तो पहले बात करें अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ देखो साथियों, अनुप्रस्थ क्या होता है कि जो हवा है या हवा की जो गति है वो जो मिट्टी के होते हैं, हवा क्या करती है कि उसके समकोण, जैसे हवा पवनें चलती है या हवा चलती है, पवनें चलती है तो समकोण का निर्माण करती है। जैसे इस तरफ, जैसे कोई रेत का टीला है उसके जाकर टकराती है और इससे इस स्थान की जो मिट्टी होती है नीचे वाली वो कहीं और चली जाती है और जो इसका निर्माण समकोण की आकृति में निर्माण कर देती है। जो समकोण जो मरुस्थल बालू का स्तूप है उनको कहते हैं अनुप्रस्थ समकोण। समकोण जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ। और जो यह है सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर है। उसके बाद बात करें बरखान। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से बालू का स्तूप के प्रकार नहीं है, बालू का स्तूप के प्रकार हैं। दूसरा है बरखान। बरखान देखो साथियों, बरखान जो बालू का स्तूप है हवा के मतलब अर्ध चंद्राकार गति से, अर्ध चंद्राकार गति से चलने के बाद जो ऐसे निर्माण कर अर्ध चंद्राकार गति से निर्माण कर देती है। अर्ध चंद्राकार। और इस प्रकार के जो अर्ध चंद्राकार में जो बरखान है वो सर्वाधिक शेखावटी में, कहाँ? शेखावाटी में देखने को मिलते हैं। जो आगे बात करें अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य है हवा के समानांतर, हवा के जो समानांतर चलते हैं वो अनुदैर्घ्य। जैसे हवा है ऐसे ऐसी आकृति बनाती है समानांतर, समानांतर। और इस प्रकार के जो है बालू का स्तूप जैसलमेर, गंगानगर, जैसलमेर गंगानगर में पाए जाते हैं। इसके बाद में आगे बात करें, दोबारा देखो, जो पथरीला मरुस्थल है उसे कहते हैं हम्मादा। क्या कहते हैं? हम्मादा। पथरीला जो चट्टान होती हैं उनके पास मिट्टी का जो क्षरण के द्वारा, मृदा क्षरण के द्वारा मिट्टियां आ जाती है। फिर बालू का स्तूप, जो सर्वाधिक बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं वो है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। इसके बाद में बात करें आपके अनुप्रस्थ की। इसके जो बालू का स्तूप के प्रकार है, अनुप्रस्थ जो हवा के जो पवनें चलती हैं उसके समकोण है। मतलब जैसे कोई ये रेत का टीला है या बालू का स्तूप है तो हवा चलती है, हवा चलने से इनका जो कटाव होके ऐसी आकृति, समकोणीय आकृति निर्माण कर देती है। तो ये है जैसलमेर और बाड़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं या मिलते हैं, बन जाते हैं। बरखान, जो बरखान है वो हवा चलती है, हवा के ऐसे कटान की आकृति, अर्ध चांद की आकृति या अर्ध चंद्राकार आकृति बना लेते हैं। वो है सर्वाधिक शेखावटी में। कहाँ है? शेखावटी में। फिर बात है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है वो हवा के समानांतर है। हवा के समानांतर चलने से ऐसे कभी नीचे कभी ऊंचे ऐसे निर्माण कर दे, सर्पिलाकार। कैसे? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार आकृति निर्माण करते हैं। ये भी प्रमुख रूप से जैसलमेर और गंगानगर में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं इनके और प्रकार देखते हैं। तो सीप है, पैराबोलिक है,
आगे बात करें, देखो तारानुमा। तारानुमा, तो सर तारानुमा की बात करें तो जो पथरीला मरुस्थल है, मैंने पहले बताया था मादा, पथरीला जो चट्टानें होती हैं उनमें क्या होता है कि जो चारों तरफ से मिट्टी के जो मर्दा क्षरण के द्वारा मिट्टी आ जाती है और ऐसे निर्माण कर लेते हैं मिट्टी चारों ओर, और इसे कहते हैं हमादा। हमादा, और इसकी आकृति होती है तारानुमा। ऐसे तारानुमा, तारानुमा इसे कहते हैं हमादा भी कहते हैं। जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे हमादा कहते हैं, और जो ऐसी तारे जो जैसे आकृति बना लेते हैं वो तारानुमा बालू का स्तूप। उसके बाद बात करें पैराबोलिक। पैराबोलिक, पैराबोलिक की बात करें तो देखो साथियों, पैराबोलिक की बात करें तो मैंने बताया था अर्धचंद्राकार, तो वो तो ऐसे था, लेकिन ये क्या होता है हवा के जो विपरीत दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में ऐसे, और ये था अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार, लेकिन ये क्या होता है कि वो तो उसमें है अनुप्रस्थ में, और ये क्या है महिलाओं के हेयर पिन जैसी आकृति। महिलाओं के जो हेयर पिन है यह हवा के विपरीत दिशा में, जो हवा के विपरीत दिशा में, हवा के जो विपरीत दिशा में अर्धचंद्राकार आकृति बनाता है, या महिलाओं के जो हेयर पिन आकृति बनाता है वो होता है पैराबोलिक। क्या होता है? पैराबोलिक। अगला प्रकार है शीप। शीप, देखो सर शीप का मतलब कई बार जो अर्धचंद्राकार आकृति ऐसे, ये चंद्राकार आकृति है, इसका ही लगातार अगर मिट्टी का जो कटाव होता है या मिट्टी का वायुक्षरण होता है लगातार हवा चलने से, एक जो मुंह है उसका ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, और ये शीप की आकृति का निर्माण कर लेता है। शीप की आकृति का निर्माण कर लेता है। फिर एक प्रकार है स्क्रब कपासी। स्क्रब कपासी, देखो सर इसमें क्या होता है कि जैसे झाड़ियां हैं, रेगिस्तानी मरुस्थल क्षेत्र में झाड़ियां काफी देखने को मिलती है या कई होती है, तो इन झाड़ियां जैसे ये झाड़ियां हैं, अब क्या हो गया, हवा की गति चलेगी या हवा चलेगी ऐसे, तो यहाँ पे हवा अपने साथ मिट्टी लाएगी तो वायुक्षरण होगा, ऐसे मिट्टी लाकर इकट्ठा कर देगी, फिर यहाँ पे इकट्ठा कर देगी और यहाँ पे इकट्ठा कर देगी। यह है स्क्रब कपाती। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में, जोधपुर में पाए जाते हैं। ये तो हो गए बालू का स्तूप के प्रकार। कौन से? पहला बताया था अनुप्रस्थ, फिर दूसरा अनुदैर्घ्य, फिर बरखान, फिर उसके बाद में पैराबोलिक, पैराबोलिक के बाद तारानुमा, फिर है स्क्रब कपासी, फिर उसके बाद में बात करें कई बार क्वेश्चन राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। कई बार क्वेश्चन आता है राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं या सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वह है जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो कहाँ है? ज्यादा तो कहाँ है? जैसलमेर में। या सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में। ठीक है साथियों, यह बालू का स्तूप में अनुप्रस्थ जो राजस्थान उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी जो पहली क्लास हो गई उसमें हमने बात की राजस्थान शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद बात करेंगे इसमें आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में, और जो उसके अरावली पर्वतमाला है, पूरी मैदानी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये सब आगे की क्लास में हमें बात करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।